अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। जितने भी तरह के कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं उन्हें कुछ कैटेगरीज के बेस पर टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। कैटेगरीज के बेस पर तो पहली कैटेगरी है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मतलब अनुप्रयोग, यानी उनके वर्किंग करने का जो तरीका है उसके बेस पर और उनको यूज करने के बेस पर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है एनालॉग कंप्यूटर्स, दूसरी कैटेगरी है डिजिटल कंप्यूटर्स और तीसरी कैटेगरी है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स जो इनपुट के फॉर्म में एनालॉग सिग्नल्स लेते हैं। एनालॉग सिग्नल्स कहीं किसी भी प्रकार से डिजिटल नहीं होते हैं और ये प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, अनुमान पे। जैसे कई बार कुछ ऐसी मशीनरीज होती हैं जो इनपुट के रूप में फिजिकल मेजरमेंट यानी भौतिक माप लेती हैं। जैसे वजन नापने की मशीन इनपुट के रूप में वजन लेती हैं, वेट। थर्मामीटर इनपुट के रूप में तापमान लेता है, टेम्परेचर। ऐसे कई सारी मशीनरीज जो इनपुट के रूप में सिग्नल्स ना लेते हुए फिजिकल मेजरमेंट यानी कि भौतिक राशियां जैसे वजन, दबाव, प्रेशर वगैरह लेती हैं। ऐसी मशीनरीज को एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राएं जैसे कि दाब, प्रेशर, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनके परिमाप यानी कि रिजल्ट अंकों में यानी डिजिट्स में व्यक्त करते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पे लगी हुई मशीन्स जितना पेट्रोल वो उत्सर्ग करती हैं, जितना पेट्रोल वो डिस्चार्ज करती हैं, बाहर निकालती हैं, उसके हिसाब से उसका मीटर चलता जाता है। तो इस तरह के जो मशीनरीज कंप्यूटर के फॉर्म में लगे रहते हैं, ऐसी मशीनरीज को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। यूं समझ लिया जाए कि एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर हैं जो डिजिट्स को इनपुट के रूप में ना लेते हुए अलग अलग मेजरमेंट्स को, अलग अलग राशियों को, अलग अलग तरह के माप को इनपुट के रूप में लेते हैं और फिर उसे आउटपुट के रूप में देते हैं। अगली कैटेगरी है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स नाम से ही समझ में आता है वो कंप्यूटर्स जो इनपुट के फॉर्म में डिजिट्स को लेते हैं। डिजिट्स यानी कि 0 और 1। जैसे हमारा सिंपल कंप्यूटर जो हम ऑफिस में यूज करते हैं या डेली पर्पसेस के लिए यूज में लेते हैं, उसमें कीबोर्ड और माउस लगा हुआ रहता है। कीबोर्ड और माउस से के थ्रू जो भी डेटा इनपुट किया जाता है वो डेटा सिग्नल्स के फॉर्म में यानी कि 0 और 1 के रूप में इनपुट होता है। इसलिए ऐसी मशीनरीज को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। इस तरह के कंप्यूटर किसी भी तरह से कोई फिजिकल मेजरमेंट इनपुट में नहीं लेते हैं, मतलब ये कैपेबल नहीं होते कि किसी भी तरह का वजन, प्रेशर या टेम्परेचर को इनपुट कर पाए। ये इनपुट केवल बिट्स का ही कर पाते हैं, 0 और 1 का। और साधारण रूप से जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के आधार पर ही तीसरी कैटेगरी हाइब्रिड कंप्यूटर्स की है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज इसमें होती हैं। दोनों ही तरह के कंप्यूटर्स, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की तुलना में ये ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर कहा जा सकता है क्योंकि ये इनपुट के रूप में अंक भी ले सकता है, 0 और 1। तो ऑब्वियसली इसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जैसी डिवाइसेस तो हम जोड़ ही सकते हैं और साथ ही इसमें एनालॉग इनपुट लेने की भी कैपेबिलिटीज है, यानी कि ये मशीन प्रेशर, टेम्परेचर, अलग अलग तरह के फिजिकल मेजरमेंट्स को भी इनपुट कर सकती है। और दोनों तरह की कैपेबिलिटीज होने के कारण इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ये सुपर स्पेशलिटी कंप्यूटर आमतौर पर हॉस्पिटल्स में भी देखे जा सकते हैं। हॉस्पिटल में आपने आईसीयूज में जो मशीन लगी देखी होती है, क्योंकि पेशेंट्स की बॉडी पे अलग अलग ऑर्नामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है। तो पेशेंट्स की बॉडी से जो भी तरह के वेव्स या उसे रिसीव होते हैं, अलग अलग तरह के प्रेशर या जो भी टेम्परेचर उसे रिसीव होता है, वो उसे भी लेने में कैपेबल होती है और साथ में डिजिटल सिग्नल्स यानी कि 0 और 1 को भी लेने में ये कैपेबल होती है। तो यूं कहा जा सकता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग कंप्यूटर and digital computer, and it is capable of taking both kind of inputs. It can take digital input as well as it is also capable of taking physical measurements like temperature, pressure, etc.
तो एप्लीकेशंस के बेस पर पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स को तीन ही कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी एनालॉग कंप्यूटर्स, दूसरी कैटेगरी डिजिटल कंप्यूटर्स और तीसरी कैटेगरी है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जितने भी अवेलेबल कंप्यूटर्स हैं उन्हें यदि हम पर्पस के बेस पर, पर्पस यानी उनके उद्देश्य के आधार पर डिवाइड करें तो दो तरह के कंप्यूटर्स की कैटेगरी मानी जा सकती है। पहली कैटेगरी कहलाएगी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स यानी सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर। दूसरी कैटेगरी है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यानी विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर। नाम से ही समझ में आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर ये ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन साधारण कार्य जैसे आपको लेटर्स वगैरह ड्राफ्ट करने हो, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन करना हो, एग्रीमेंट्स तैयार करने हो, एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी हो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज में लेना हो, इंटरनेट चलाना हो, या यूं कहें कि ऑफिस में लगाए जाने वाले, घर में यूज किए जाने वाले, कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़ाए जाने के लिए जिन कंप्यूटर्स का यूज लिया जाता है वो सारे कंप्यूटर सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर कहलाते हैं। इसी के अपोजिट कुछ कंप्यूटर्स जो सामान्य उद्देश्यों से अलग हटकर कुछ विशेष प्रयोजनों यानी कि स्पेशल पर्पसेस के लिए ही यूज में लिए जाते हैं, उनको विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। यह ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनकी सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है। इसका मतलब यह है कि इनकी कैपेबिलिटीज भी स्पेशल पर्पसेस के हिसाब से ही होती हैं। जैसे उदाहरणार्थ संगीत संपादन, मतलब अगर ऑडियो और म्यूजिक वगैरह की एडिटिंग करनी हो, इसके अलावा टीवी ब्रॉडकास्टिंग करनी हो, अंतरिक्ष विज्ञान यानी जो स्पेस साइंस के लिए अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, मौसम विज्ञान, वेदर की फोरकास्टिंग करना मतलब, और युद्ध के विमानों का संचालन करना वगैरह वगैरह, उपग्रह संचालन यानी सैटेलाइट्स को कंट्रोल करना, ये सारे ही ऑपरेशंस कहीं से भी जनरल पर्पस के यानी सामान्य उद्देश्य के नहीं कहे जा सकते। तो यूं कहा जा सकता है कि बड़े पर्पसेस के लिए, स्पेशल पर्पसेस के लिए जो कंप्यूटर्स यूज में लिए जाते हैं उन कंप्यूटर्स को स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कहा जाता है। तो पर्पस के बेस पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। यदि साइज को बेस माना जाए, साइज, कंप्यूटर के साइज को यदि आधार माना जाए, तो जितने भी तरह के कंप्यूटर्स हैं उन्हें बेसिकली चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला माइक्रो कंप्यूटर्स, दूसरा मिनी कंप्यूटर्स, तीसरा मेन फ्रेम और चौथा सुपर। यहां पर जिस ऑर्डर में ये चारों के नाम लिखे गए हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, उसी ऑर्डर से ही हमें इन्हें साइज का अनुमान लगाना है। यूं समझ लीजिए कि इन चारों में सबसे छोटा साइज माइक्रो का है, उससे बड़ा साइज मिनी का है, उससे बड़ा मेन फ्रेम और उससे बड़ा साइज है सुपर का। साइज के साथ साथ इनकी क्षमताएं भी, इनकी कैपेसिटी भी इसी ऑर्डर में बढ़ेंगी। मतलब इन चारों में से सबसे कम कैपेसिटी है माइक्रो की, उससे ज्यादा कैपेसिटी है मिनी और फिर मेन फ्रेम और फिर सुपर। ऑब्वियसली इनके प्राइजेस भी इसी ऑर्डर में ही बढ़ेंगे, यानी कि चारों में से सबसे कम प्राइस माइक्रो का है, उससे ज्यादा प्राइस मिनी का, उससे ज्यादा मेन फ्रेम और फिर उससे ज्यादा सुपर कंप्यूटर का। यहां पर मैं एक बात बता दूं कि जो हम लोग जनरल पर्पस के लिए सिंपल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, आप और मैं, या ऑफिस में, कॉलेज, स्कूल्स में हम जो कंप्यूटर्स देखते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी है। यानी कि हम सबसे कम कैपेसिटी वाले सिस्टम्स को यूटिलाइज करते हैं अपने जनरल पर्पसेस के लिए। माइक्रो कंप्यूटर, तो इन माइक्रो कंप्यूटर्स को पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि माइक्रो कंप्यूटर घरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में यूज में लिए जाते हैं और इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए या मीटिंग्स वगैरह के लिए जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं वो इन कंप्यूटर्स पे करते हैं। यूजुअली जैसा मैंने आपको बताया कि सिंपल कंप्यूटर्स जो हम यूज करते हैं दे ऑल आर कंसिडर्ड एज माइक्रो कंप्यूटर्स। इससे अधिक साइज के मिनी कंप्यूटर्स होते हैं और कैपेसिटी भी ऑब्वियसली माइक्रो से इनकी ज्यादा होती है और यूजुअली इनको नेटवर्क में यूज किया जाता है। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो कनेक्ट करने के बाद कई बार इसी आवश्यकता होती है कि इन कंप्यूटर्स को सर्वर के थ्रू कंट्रोल किया जाए। तब किसी मशीन को हम सर्वर तभी बना सकते हैं जब उसकी कैपेसिटी बाकी कंप्यूटर्स से ज्यादा हो। अब बाकी कंप्यूटर्स अगर माइक्रो हैं तो सर्वर की भूमिका में माइक्रो
ज्यादा सक्षम नहीं हो पाएगा, ज्यादा कैपेबल नहीं हो पाएगा। तो जहां पर भी पॉसिबल हो पाता है, जिनका बजट ऐसा होता है, जिनकी कैपेबिलिटी हो बजट को लेकर, तो वो सर्वर के रोल में यूजुअली मिनी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। क्योंकि मिनी कंप्यूटर्स की कैपेसिटी माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा है, तो यहां पर नेटवर्क में इनका रोल एक सर्वर के रूप में अधिक सक्षमता के साथ किया जा सकता है। इन्हें छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां काम में लेती हैं। इस कंप्यूटर पर टर्मिनल जोड़कर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। यहाँ टर्मिनल जोड़ने का मतलब नेटवर्क बनाने से है कि एक बार नेटवर्क बनाने के बाद 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति भी इसके अंडर में काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। इनकी मेमोरी और गति माइक्रो कंप्यूटर से अधिक और मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। यहाँ पर हम मेनफ्रेम कंप्यूटर की बात इसके बाद करेंगे। ऑब्वियसली इसकी मेनफ्रेम की कैपेबिलिटीज इससे ज्यादा होंगी। फिलहाल मध्यम स्तर की कंपनियों में मिनी कंप्यूटर ही उपयोगी माने जाते हैं, क्योंकि इनका बजट ऐसा होता है कि यूजुअली इन्हें मैनेज किया जा सकता है। यद्यपि अनेक व्यक्तियों के लिए अलग अलग माइक्रो कंप्यूटर लगाना भी संभव है, परंतु यह अधिक महंगा पड़ता है। तो कोशिश ये होती है कि एक मिनी कंप्यूटर को सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में लगाया जाए और बाकी मशीन्स उसको उसके साथ टर्मिनल्स बना करके उसका यूज करें। इसके बाद बात करते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर्स की। कभी ऐसी परिस्थिति भी होती है कि नेटवर्क का साइज काफी बड़ा होता है। नेटवर्क का साइज बड़ा होने के कारण मिनी कंप्यूटर में कैपेबिलिटीज नहीं बन पाती हैं कि वो नेटवर्क से जुड़े सारे कंप्यूटर्स को मैनेज कर पाए। एग्जाम्पल के लिए कई बार नेटवर्क सीमाओं से परे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो मोबाइल नेटवर्क में जितने भी मोबाइल्स यूज में लिए जाते हैं वो सभी क्लाइंट का रोल प्ले करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने किसी को कॉल लगाया, तो जब हमने अपने मोबाइल से उनका फोन नंबर डायल करा तो हमारा मोबाइल क्लाइंट के रोल में, क्लाइंट मोबाइल से कॉल डायल करने के बाद सबसे पहले ये रिक्वेस्ट मोबाइल कंपनी के सर्वर के पास जाएगी। सर्वर ये वेरिफिकेशन करेगा कि हमारे मोबाइल से जो कॉल किया गया है वो वैलिड है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है। इन सारे वेरिफिकेशंस को परफॉर्म करने के बाद मोबाइल कंपनी का सर्वर उस कॉल को, जिसको हमने कॉल लगाया है, उसको ट्रांसफर कर देगा। और जितनी देर हम बात करेंगे उसके हिसाब से मोबाइल बिल जनरेट होगा या सिम का बैलेंस कम होगा। तो ये सारे कैलकुलेशंस एक सर्वर के थ्रू ही किए जाते हैं। ऑब्वियसली ये सर्वर एक बड़े मोबाइल नेटवर्क को संचालित कर रहा है, तो यहां पर ऐसी हैवी मशीनरी की आवश्यकता होती है जो इतने सारे मोबाइल्स को मैनेज कर सके। तो यहां पर मिनी कंप्यूटर के बजाय बहुत ज्यादातर यूज में लिया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कहने का मकसद केवल यह है कि मिनी कंप्यूटर की तरह ही मेन फ्रेम कंप्यूटर का भी बहुत ज्यादातर यूसेज नेटवर्क कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। लेकिन जहां पर नेटवर्क का साइज काफी बड़ा हो और जहां पर क्लाइंट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे नेटवर्क को मैनेज करने में मिनी कंप्यूटर संभवतः फेल हो जाता है और उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज कर पाए। तो केवल उस परिस्थितियों में बड़ी सक्षम कंपनीज मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करती हैं। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर यहां पर कॉस्ट के लिहाज से, साइज के लिहाज से और कैपेसिटीज के लिहाज से मिनी से भी ज्यादा पावरफुल है और माइक्रो से तो खैर इसकी कोई तुलना है नहीं। साइज के बेस पर जो चौथा कंप्यूटर हम कंसिडर करते हैं वो है सुपर कंप्यूटर। ऑब्वियसली नाम से ही हमें समझ में आता है यहाँ पर कि ये सबसे ज्यादा हैवी कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और अभी तक ये प्राइवेट पर्सपेक्टिव में यूज में नहीं लिए जाते हैं। केवल गवर्नमेंट के ही अधीन इनका प्रयोग किया जा रहा है। लगातार इन पर डेवलपमेंट भी चल रहा है और किसी भी तरह से प्राइवेट सेक्टर में अभी ये अवेलेबल नहीं है। कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा हैवी माने जाते हैं और बहुत स्पेशल पर्पसेस के लिए ही इनका प्रयोग गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इनके यूसेज की अगर बात करें तो साइंटिस्ट के द्वारा की जाने वाली कुछ स्पेशल रिसर्च के लिए, वेदर की फोरकास्टिंग यानी मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, और बहुत ज्यादा कोई गवर्नमेंट के सुपर स्पेसिफिक ऑपरेशंस अगर हों तो उनके लिए इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। साइज, कॉस्टिंग और कैपेसिटी के हिसाब से ये माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम इन तीनों के ही कंपैरिजन में बहुत अधिक माने जाते हैं। तो एक बार और कंप्यूटर के टाइप्स को लेकर समरी में डिस्क्राइब कर देता हूं।
साइज के बेस पर कंप्यूटर्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। पर्पसेस के बेस पर कंप्यूटर्स को 2 कैटेगरी में रखा गया है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के बेस पर कंप्यूटर सिस्टम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स, फिर डिजिटल कंप्यूटर्स और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर्स।